स्वागत है। अलग अलग तरह की आपदाएं हमारे समय का एक सच हैं और हमें इस सच का सामना आगे भी करना होगा। लेकिन अगर हमारी तैयारी बेहतर होगी तो हम स्थितियों से बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। मुंबई हो या दिल्ली, सूरत हो या कोलकाता, आगजनी यानी आग लगने की घटनाएं एक ऐसी मानव निर्मित आपदा की तरह हमारे सामने हैं जो काफी कम वक्त में बड़ा नुकसान करती है। आज चर्चा इसी पर कि कैसे करें मुकाबला आगजनी की समस्या से। तो आइए सबसे पहले कुछ तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अनुभव क्या बताता है। सबसे पहले बात करते हैं, पिछले साल दिल्ली की अनाज मंडी में आग लगी थी। दिसंबर 2019 में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और जो मौत का कारण और ये घटना का कारण जो सामने निकल कर आया उसमें यही बात कही गई कि ज्यादातर जो मौतें हुई वो दम घुटने की वजह से हुई, लोगों के फेफड़ों में धुआं भर गया। इसके अलावा और क्या बातें निकल कर आई इस आग अग्निकांड से, तो यहाँ संकरे इमारतें थी, जगह बहुत कम थी, इमारतों के बीच में पतली गलियां थी, लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा और क्या बातें सामने आई दिल्ली के अनाज मंडी की आग से, तो रास्ते सकड़े थे, समय पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई उन जगहों पे। इसके अलावा दमकल की गाड़ियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ा, यानी ये भी एक समस्या रही। इसके अलावा दिल्ली के अनाज मंडी के का जो हादसा है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये भी बताता है कि किस तरह से बेहद घनी आबादी वहां पे थी, फैक्ट्री और रिहाइश एक साथ थी और जो संभावित कारण उस वक्त सामने निकल कर आया वो ये कहता है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा हम सूरत एक अग्निकांड हुआ, कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, पिछले साल मई की ही बात है। वहां पे बातें सामने आई, 20 से ज्यादा मौतें वहां पे हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और क्योंकि बहुत सारे छात्र वहां थे, आग से बचने के लिए कई छात्र इमारत से कूद गए और ये लोगों के बच्चों के घायल होने का एक बड़ा कारण माना गया। इसके अलावा और क्या हुआ, ज्वलनशील पदार्थ वहां पे थे, फ्लेक्स यानी जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं वो वहां पे थे, टायरों की मौजूदगी थी जो आग लगने का एक बड़ा कारण थी, फैलने का बड़ा कारण थी। कारण यह था कक्षाओं में कुर्सी के रूप में टायरों का इस्तेमाल हुआ था, छत के लिए फ्लेक्स जैसी उच्च ज्वलनशील पदार्थ या कहें सामग्री का इस्तेमाल वहां पे किया गया था। इसकी वजह से आग बड़ी तेजी से लगी और उसे बुझाना मुश्किल हुआ। तो कुल मिलाकर आंकड़े इस वक्त क्या कहते हैं कि साल 2015 से 18 के बीच में आग लगने की घटनाओं की वजह से 60,000 से ज्यादा मौतें हुई इस देश में। तो मोटे तौर पर क्या तस्वीर है वो ये हमें बताती कि साल 2018 में 13,000 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई और इन घटनाओं में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। तो एक मोटा आंकड़ा हमारे सामने है, एक मोटी तस्वीर हमारे सामने है। आइए हम इन पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रुक के उसके बाद हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। तो एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में। और आज बात हो रही है आग लगने की घटनाओं को लेकर, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, आगजनी से हम कैसे करें मुकाबला। और हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब, जो सदस्य हैं एनडीए में,
बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ डी.के. शामी साहब हैं, फायर एडवाइजर गृह मंत्रालय के। हमारे साथ अतुल गर्ग साहब हैं, निदेशक दिल्ली फायर सर्विस। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। और सबसे पहले जनरल हसनैन साहब, अगर आपसे समझना चाहें तो किस तरह की परिस्थिति इस वक्त देश में है आग लगने की घटनाओं की अगर हम बात कर लें तो? देखिए, ये आपदा जो है आग लगने की, एक तो बड़ी दिलचस्प चीज जो आपने सुनाई कि इसके आंकड़े आपने सुनाए अभी। ये उन डिजास्टर्स में है, आपदाओं में है, जिसकी पहचान शायद हमारे देश में कुछ हद तक कम रही है, क्योंकि इसको एक एक्सेप्टेंस के तौर पर सोसाइटी के अंदर एक एक्सेप्टेंस के तौर पर देखा गया है। मगर अगर आप देखें इससे जिस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक को, वो अवेयरनेस ज्यादा तक लोगों में नहीं है और नहीं थी बहुत दिनों तक। अब जब से एनडीएमए 2005 में आया और सब आपदाओं का उसने मुआयना किया, तो देखा कि आपदा जो है आमतौर पे भारत में क्या था कि आपदा होती है तो आपदा के लिए आप रिलीफ वर्क शुरू कर दीजिए, कुछ मिटिगेशन आप उसके बारे में करिए, और इसके अलावा आगे कुछ हरकत नहीं होती थी। ये पहचान हुई भारत के अंदर कि इन आपदाओं को ठीक तरह से देखना, इनका मुआयना करना, इनको साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली पढ़ना और इसकी अर्ली वार्निंग देना, ये निहायत जरूरी था। अर्ली वार्निंग देकर उसके बाद कम्युनिकेट करना उन लोगों को जहां जो इसके लिए राहत पहुंचाएंगे या मिटिगेशन करेंगे, और उनको जो इसकी चपेट में आएंगे खुद, ताकि जल्द से जल्द उस आपदा के जो असर हो रहे हैं उन असर को दूर किया जा सकता है। इसकी पहचान तकरीबन 2001 में आई और 2005 में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनैक्ट किया गया, सरकार ने किया उसको, उसके बाद से इसकी रफ्तार समझने की काफी हद तक बढ़ गई। अगर ऐसे आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो आग का सबसे बड़ा जो इतिहास में देखने के लिए है वाकया तो 1666 में जो लंदन में हुआ था, और उसकी याद में जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर भारत में था, उसने तकरीबन 1803 में मुंबई में सबसे पहले ये फायर ब्रिगेड का जनरल हसनैन शुरुआत की। जनरल हसनैन, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं हमारे यहाँ जिस तरह से एक तरह से इवॉल्व हुआ इससे मुकाबला करने को लेकर, आपको लगता है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम में भी हम अलग अलग आपदाओं की बात हमने की है, भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़ और दूसरे तरह की समस्या, ये क्या इसको हम कह सकते हैं पूरी तरह मानव निर्मित आपदा है और इसलिए इसकी प्रकृति अलग है, लड़ने के तरीके भी अलग हैं? बेशक, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। ये एक अजीब ही आपदा है। ये नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है, मैनमेड भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। क्योंकि प्राकृतिक तौर पर फॉरेस्ट फायर्स आप देखिए, या अगर बिजली गिरने से, लाइटनिंग से भी ये आग लग सकती है, वो प्राकृतिक तौर पे होगी, मगर ज्यादातर ये मैनमेड होगी। क्योंकि आप देखते हैं इंडस्ट्रियल फायर होती हैं और केमिकल फायर भी, वो केमिकल फायर भी इसी की चपेट में आती है, इसी के अंदर मानी जाती है। तो ये सब तो मैनमेड है और इनके लिए बड़े टेक्निकली इनका सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि बाकी जितने आपदा भी हैं उनमें भी आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा हद तक करना पड़ता है, मगर उनमें ज्यादातर यह है कि अर्ली वार्निंग के बारे में आप पता करिए, कम्युनिकेशन के बारे में बात करिए, और ज्यादातर जो राहत होती है वो राहत वहां पर की जाती है। मगर आग के आपदा में अर्ली वार्निंग और ये चीजें इतनी वो शायद महत्व नहीं रखती जितना कि एक्चुअली जाकर आपको आग बुझाने का काम करना पड़ेगा और उसको टेक्निकली करना पड़ता है। जो हमारे साथ आज कलीग हैं दोनों, वो दोनों एक्सपर्ट हैं इसके बारे में और उनसे शायद आप ज्यादा सुनेंगे इसके बारे में। ठीक है। डी.के. शामी साहब, जिस तरह से जनरल हसनैन उन्होंने एक तरह से बता ही दिया कि एक तो जो रिहायशी इलाकों में आग लगती है, दूसरा जो औद्योगिक इलाके हैं वहां आग लगती है, मुख्य कारण मोटे तौर पर क्या कारण अभी तक हमें समझ में आ पाए हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और जैसे बहुत स्वागत आपका सर। ऑनरेबल मेंबर ने इसका बेसिक बताया कि किस तरह ये आपदाएं हो रही है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं, परंतु इसमें सिर्फ मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि इसके बारे में जो है भारत सरकार
50 से लेकर लगातार सतर्क रही है और समय समय पर उनने काफी इसमें प्रयास किए हैं ताकि जो हमारा रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी से लगकर या किसी फायर प्रिवेंशन को लेकर रूल्स रेगुलेशन बनाने से लगकर उसमें काफी काम हुआ है। अब आपने चूंकि सिर्फ मुझे एक दो टॉपिक पे सीमित किया है, एक तो आपने रिहायशी जहाँ पे रहने वाले लोग हैं वहां पे आपने आग के बारे में पता करने का प्रयास किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं एक अर्बन में और एक रूरल एरियाज में। तो हमारे जो अर्बन एरिया का रिहायशी इलाका भी जितना ये हजार्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ उनको मिटिगेट करने के लिए या उनको बुझाने के जो प्रयास है उसमें भी उतनी ही तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि आज जो इनके मेन कारण है रिहायशों में आग बढ़ने के वो है एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत घनत्व बढ़ता जा रहा है जनसंख्या का, जिसके वजह से एक ये मेन कारण जुड़ता है। दूसरा है कि हमारे हिंदुस्तान में खास करके एक कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है, लो कॉस्ट का कंस्ट्रक्शन मटेरियल विभिन्न जगहों पर यूज होता है। आपने देखा होगा बांस भी यूज होता है, आपने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ी में प्लास्टिक यूज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट धीरे धीरे करते जाते हैं। तीसरा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड चीजें जो थोड़ी कॉस्टली होती हैं तो उसके बजाय ये लोग सस्ती चीज सामान मार्केट से ले आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल तारें होती हैं, उसका कंड्यूट होता है और उसके जो अप्लायंसेस होते हैं। तो ये अप्लायंसेस भी क्या करते हैं कि जब कुछ समय का इनका इंस्टॉलेशन खराब हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट से ये फायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका प्रतिशत 34 है आज की तारीख में। 34% जो फायर है वो उससे लगता है। और जहां तक मैं इंडस्ट्रियल सर्विसेज की अगर आपसे बात करूं तो इंडस्ट्रियल में एक सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि वहाँ इम्प्लीमेंटेशन लोग बहुत अपने सही तरीके से नहीं करते। रूल्स रेगुलेशन में भी कुछ वहाँ पर खामियां हैं जिसका हमने उनको एक तरह से अपग्रेड करने के लिए कहा है। और जब तक इसका अपग्रेडेशन नहीं होगा और खासकर जब इसका मेंटेनेंस जो इक्विपमेंट प्रोवाइड होते हैं, इंडस्ट्रियल्स वाले अपने इस मेंटेनेंस को ठीक से नहीं करेंगे, सही तरीके से उसको रख रखाव नहीं करेंगे, इसकी इस तरह की जो आपदाएं हैं वो होती रहेगी। और हमारे तरफ से कई प्रयास हुए इसके मामले में, अवेयरनेस के लिए हमने काफी प्रयास किया है। अगर उसमें आप सुनना चाहें तो हमने इन लोगों को समय समय पर इनको जानकारियां उपलब्ध कराई है, दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अतुल गर्ग जी भी हैं। अतुल गर्ग जी, सबसे हम जो आग से मुकाबले की बात कर रहे हैं और आपका विभाग सीधे मुकाबला करता है जमीन पर परिस्थितियों से, ये हमें समझाएं कि आग से जो मिटिगेशन की बात कही जा रही है, मुकाबले की बात कही जा रही है, उसको लेकर कितना हम आगे बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, तकनीक के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से और उसको समझने और उससे डील करने के लिहाज से। जी, जैसे कि शम्मी सर ने बताया अभी हमें मिटिगेशन में बहुत काम हुआ है, मैं ये नहीं कहता नहीं काम हुआ है, पर जिस हिसाब से स्पेशली इन दिल्ली रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो गांव थे वो उसमें बदल गए हैं, फैक्ट्री हब में बदल गए हैं, इस वजह से जो है ये फायर के जो कॉज हैं वो बढ़ रहे हैं और लॉसेज भी बढ़ रहे हैं। जैसे मैं एक अनाज मंडी का आपने जिक्र किया था, उसका कहना चाहूंगा, हमें कॉल मिली थी घर में फायर है, पर जब हम वहां गए हमने सर्च किया तो पता लगा कि वो एक इंडस्ट्री और उसमें वहां पे 100 से ज्यादा लेबर लोग हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन आई। अगर आप ये हमें कॉल मिलता कि मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है तो टर्नआउट जो किया जाता है उस हिसाब से होता है। घर में आप समझ सकते हैं 2-4 आदमी हो सकते, वहां सैकड़ों आदमी थे, इंडस्ट्री चल रही थी, पावर लोड था। इसी तरह से जो दूसरा ये हो रहा है, थोड़ा सा हमें लगता है कि हम लोग चूक रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है। जो हमारे ऑथराइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उन सब में सामान लगा हुआ है, पर जब भी फायर होती है 90% देखा जाता है कि सामान चल नहीं रहा होता है। इक्विपमेंट हैज बीन इंस्टॉल्ड पर दे आर नॉट मेंटेन्ड, दिस इज वन इशू। दूसरा इशू क्या हो रहा है, जो एरिया हमारे गांव से जो शहरों में बदल गए, मतलब जो विलेज से अर्बनाइज हो गए, उनमें एक ही घर में वहां लोग भी रह रहे हैं, वहां फैक्ट्री भी चल रही है, वहां स्टोरेज भी है, वहां केमिकल भी है। तो आपको ये नहीं पता चलता जब हम लोग फायर पे जाते हैं कि वहां पे क्या चीज होगी, कहीं ब्लास्ट भी हो जाता है, वहां लोग खाना भी बना रहे होते हैं। तो ये एक तरह से बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है, स्पेशली इन दिल्ली में, जिस वजह से फायर को टैकल करने में मुश्किल आती है और लॉस भी ज्यादा होता है। ठीक है। अदरवाइज अगर ये देखा जाए थोड़ा, आप अगर किसी बाहर के कंट्री की बात करते हैं, वहाँ थोड़ा प्लान ज्यादा होता है। हमारा क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, लोग दिल्ली में रोज आ रहे हैं, इकट्ठे होते आ रहे हैं, जहाँ घर मिल रहा है बनाते आ रहे हैं, उस वजह से जो है
कॉज ऑफ फायर भी बढ़ता जा रहा है। अब आप ये बताइए, ठीक एक है। छोटा सा घर है, घर के ठीक है। अंदर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, घर 2 लोगों के रहने के लिए बना है, फैक्ट्री जी में 50 जी लोग काम करते हैं, वहाँ जी मशीन भी है, वो खाना भी बनाता है, वहाँ सोता भी है। बिल्कुल। तो ये सब मिला के कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है। ठीक है, तो जनरल हसनैन साहब हमें ये बताएं कि जिस तरह से बाकी और पैनलिस्ट ने बताया कि अवेयरनेस का एक मुद्दा, दूसरा ये कि जो प्रोसीजर है, जो एसओपीज हैं, क्या उसका उनका पालन सही तरीके से हो रहा है। एनडीए में और जो राज्यों की एसडीएमएज हैं किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे निर्देश हैं। देखिए, पहले तो गर्ग साहब और समी साहब ने बड़ी उम्दा तरीके से आपको, मेरे ख्याल में व्यूअर्स को समझाया है कि असलियत में अर्बनाइजेशन के साथ क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां हमारे सामने पेश आ रही हैं। अब एनडीएमए का खड़ा होने का मुद्दा ही पूरा ये था, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, फायर का सब्जेक्ट जो है, ये आपदा जो है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत इसको सेंटर दे रहा है इस वक्त कि आप तकरीबन 200 करोड़ रुपए इसके 13th फाइनेंस कमीशन में इसके लिए दिए थे स्टेट्स को, और उसको बढ़ाकर 15th फाइनेंस कमीशन में 1000 करोड़ रुपए कर दिया। अब एनडीएमए में आप देखिए, एनडीएमए तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है। हमारा काम यहां बनता है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, किस तरीके से हम अपने प्रिंसिपल्स को देखें, इसका पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग को देखें, अवेयरनेस को देखें, ये सब चीजें, और राहत पहुंचाने के जो साधन है, राहत पहुंचाने के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इन सब के साथ तालमेल अपनी करें। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा अहमियत एक्चुअली अवेयरनेस की है, और दोनों हमारे टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने यही इसके ऊपर काफी जोर दिया कि समझ लोगों के अंदर बहुत कम है। अब जैसे ये है कि अगर आप पुराने इलेक्ट्रिकल साधन जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी रिस्क नहीं आप समझ रहे हैं, तो नेचुरली आपदा तो होगी इस तरीके की चीज से। आप देखिए, हमको हमारा सबसे जबरदस्त, सबसे मशहूर आपदा जो है दिल्ली की, वो उपहार सिनेमा की थी। अब उपहार सिनेमा के अंदर कितने ऐब निकले बाद में। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। जनरेटर सेट था वहां पर, जो चार्जिंग का साधन था वहां पर, वो सब चीजों में कितनी चीजें निकली। अवेयरनेस नहीं, लोगों में अगर अवेयरनेस भी है तो ये समझ जो होती है कि इससे कितनी जबरदस्त जानी नुकसान, माल का नुकसान कितना जबरदस्त हो सकता है, ये महसूस कराना लोगों को, ये हमारा काम है। और मैं समझता हूं आज हम जो बात कर रहे हैं दूरदर्शन के जरिए, ये काम असल में वही हो रहा है। हम इस मैसेज को पहुंचा रहे हैं पब्लिक के सामने कि अलग अलग आपदाओं के समय किस तरीके से पब्लिक को पेश आना चाहिए, क्या पहचान होनी चाहिए पब्लिक को इन चीजों के बारे में। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। और शामी साहब ये हमें समझाएं, जिस तरह से हसनैन साहब भी कह रहे हैं कि अवेयरनेस का एक मुद्दा है, इसके अलावा तकनीक के स्तर पे और देखा जाए तो जिस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको अडॉप्ट करने के स्तर पर और उनको लागू करने के स्तर पर तमाम राज्यों में भी किस तरह की कोशिशें इसको लेकर हुई हैं। और जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, क्या उस अवेयरनेस में हम जो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियां हैं, मसलन की मान लीजिए शहर की हम बात कर रहे हैं, तो शहरों में जो नगर निगम या दूसरी बॉडीज हैं कि आखिर किस तरह से आबादी और किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इस ये भी अवेयरनेस का के दायरे में आता है क्या? उसमें काफी चीजें मिल गई, मैं इसको एक एक करके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस के ऊपर फोकस करता हूं। अवेयरनेस ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि हमें आग बुझाने जाना ही ना पड़े, फायर ब्रिगेड को आग बुझाने का काम करना ही ना पड़े। तो हम सबसे पहले उनको इतना अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो अपने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर ले ताकि वहां आग ही ना लगे। तो इस प्रिवेंटिव मेजर्स को समझाने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। हम 1950 से लेके अब तक के 14 अप्रैल को फायरमैन का मार्टिर्स डे हम जब मनाते हैं, तो उसके साथ साथ पूरा हफ्ता भर हम लोग सारी ड्रिल्स और हमारे डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर्स और फायर ब्रिगेड के एक एक अधिकारी और कर्मचारी लोगों के घर जाके और कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके, फैक्ट्री में जाके उनको समझाते हैं कि भाई ये फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आप अपनी सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो हमने वहां से 14 अप्रैल से शुरू किया
फिर मैं सबसे पहले और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो पिछली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर उन्होंने कहा कि आप साल में ये सब चीजें एक बार ही क्यों करते हैं, ये तो साल भर चलनी चाहिए। तो उनने हमें गाइडलाइंस दिया कि इसको साल में आप कम से कम हर महीने के हमारे हिसाब पास से समय की कमी है, मुझे ये समझाएं कि अच्छा, तकनीक के स्तर पर किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, उसको थैंक लेकर यू। किस मैं तरह की चीजें तकनीक पे आ हुई हैं। जाता हूँ, मैं तकनीक पे आ जाता हूँ। अभी हमारे मेंबर साहब ने कहा था कि जो रिस्पांस एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम फायर सर्विस में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा फायर स्टेशन से जब कॉल मिलती है और वो फायर जहां लगती है वहां तक पहुंचने के सबसे पहले हम टाइम को रिड्यूस कर पाए। तो मुंबई फायर ब्रिगेड्स हैं और कई 3-4 फायर ब्रिगेड्स हैं और लोगों ने हमारा जीपीएस सिस्टम को बखूबी यूज किया है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसने जो हैजार्डस बिल्डिंग है उसको डायरेक्टली कंट्रोल रूम से लिंक कर दिया है। क्योंकि अमूमन पहले ये होता था कि आधा घंटा लग जाता था कॉल ही मिलने में, अब ये कॉल हमें कई सेकंडों में और मिनटों में ही फायर ब्रिगेड को मिल जाती है। तो पहली बात थी। दूसरी, जब ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तो हमने जितनी भी हमारा फायर ब्रिगेड था उनको हमने जीपीएस मैप से और गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया, जिससे हमारी सुविधा हो गई कि अगर कहीं जाम लगा है तो उसको डाइवर्ट करके कंट्रोल रूम को मैसेज मिल जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। तीसरा, गाड़ियों का जो स्तर पे मैं आपको बताऊं, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, तो मैं आपको गाड़ियों के स्तर पे बताऊं कि क्या होता था कि पहले लोग फायर का बड़ा टेंडर ले जाते थे और पूरा पानी 10 मिनट के अंदर ही खाली हो जाता था। तो नई टेक्नोलॉजी, फायर मिस्ट टेक्नोलॉजी आई और आज की तारीख में पूरी कंट्री में सबके पास ये गाड़ियां हैं। अब एक गाड़ी में अगर 4.5 लीटर पानी है तो कम से कम आप इससे आधा घंटा फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने पानी बचाया तो आग नहीं बुझ रही है। ये वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी आग को बहुत अच्छी तरह से बुझा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ यूज किया। जी बिल्कुल। सिमिलरली कुछ टेक्नोलॉजी हमने बिल्डिंग के अंदर इंप्लीमेंट करी है, ताकि अगर वो जहां आग लगे उसको अर्ली डिटेक्शन करके वहीं उसको सप्रेस करके उनको फायर ब्रिगेड को पहुंचना ही ना पड़े। तो कुछ बहुत टेक्निक्स हमने यूज करी है। थैंक यू। जी जी जी, माफ करेंगे, समय कम है। अतुल गर्ग साहब, अब मैं ये बताएं अंत में कि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि कई देश के इलाकों में ये समस्या है कि वहाँ गलियां छोटी हैं, इमारतें बहुत घनी तरीके से, वहाँ पे घनी आबादी रहती है, तो ऐसे में किस तरह से फायर डिपार्टमेंट भी इसको सोच रहा है कि अगर ये इस तरह की कॉलोनियां हैं तो ये एक सच्चाई है, लेकिन वहां आग लगेगी तो आग तो बुझानी पड़ेगी, तो किस तरह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, दिल्ली फायर सर्विस ने इसलिए, बिकॉज ये यहाँ पे 70% जो पॉपुलेशन है वो ऐसी गलियों और तंग गलियों में रहते हैं, तो हमने अब सारे जो टेंडर थे, फायर टेंडर, वो छोटे फायर टेंडर खरीदने शुरू किए। पहले हम बड़े खरीदते थे, अब बिल्कुल छोटे खरीदने शुरू किए हैं। मोटरसाइकिल्स भी खरीदी गई हैं और ऑलरेडी जो है 2 हमने रॉबर्ट्स के भी जो प्लेस किए जिसमें वो गली के अंदर दूर से जा सकते हैं और उसको काम कर सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं है, पैसे की समस्या कोई नहीं है, नए जो इक्विपमेंट हैं वो बिल्कुल देश में सब जगह अवेलेबल है और आ रहे हैं। तो आप अगर ये कहें टेक्नोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं फंड का भी एक इश्यू आता है, नहीं है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम खाली एक ही आता है, जो मैं कई फोरम पे कह चुका हूं, कि जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, वो एज पर मास्टर प्लान कहना चाहिए या नहीं हो रहा है, मतलब है बजट हो रहा है, उस वजह से जो है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी, अदरवाइज एज फार एज टेक्नोलॉजी कंसर्न, इंडिया इज आल्सो गेटिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड, देयर इज नो इशू अबाउट। बिल्कुल, हमारे पास समय लगभग खत्म हो रहा है। मैं और एक ऐड करना चाहूंगा कि हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इंडिया में ही बनी है उसका भी सदुपयोग फायर में किया, और अहमदाबाद पहला ऐसा फायर ब्रिगेड है जहां उसने ड्रोन टेक्निक यूज करके आग बुझाने के संबंधित जानकारी। बिल्कुल, समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हुआ। एक छोटी सी टिप्पणी जनरल हसनैन आपसे मैं लेना चाहूंगा, इंडिया में की जिस तरह से भूमिका रही, आपको लगता है कितना उसने काम किया है तमाम देश के तमाम हिस्सों में, जो क्या हम आगे उम्मीद कर सकते हैं एक बेहतर स्थिति में धीरे धीरे हम पहुंचेंगे निर्देशों को जब वो लागू कर पाएंगे पूरी तरह से? आपके सवाल का 15 साल हो गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को करे हुए। 2005 में खड़ी हुई थी और आज 2020 है। चुनौतियां बहुत हैं सामने, मगर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि जिस तरीके से एनडीएमए ने सामना किया है इन चुनौतियों का, खास तौर पे गाइडलाइंस देने का, ट्रेनिंग करने का, अवेयरनेस देने का और टेक्नोलॉजी को अपनाने का, मैं समझता हूं इसका सबसे अच्छा जो एक समराइजेशन है वो अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट प्रोग्राम जो 2016 में दिया था उसमें पाया जाता है। उसमें अगर आप देखें तो खास तौर पे उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोर दिया था, साथ में नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, यानी
ये जो है अब नई एजुकेशन पॉलिसी भी भारत में आ रही है। बिल्कुल। अब जरूरी होता है कि आपदा ऐसी चीज है जिसको हर इंसान को इसके बारे में समझ होनी चाहिए, और शुरुआत जो है वो बचपने से होनी चाहिए। तो शायद मेरे ख्याल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही एक हिस्सा होना चाहिए जिसके अंदर आपदा का सामना करने का किसी ना किसी तरह का ज्ञान देना चाहिए। निश्चित तौर पर एक समाज की अपनी भूमिका है और आने वाली सोशल मीडिया है साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी भूमिका एक समाज की, और आने वाली पीढ़ी अगर अवेयर रहेगी तो शायद स्थितियों को बेहतर तरीके से उसको हल कर पाएगी, सामना कर पाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, आपका हमारे साथ जुड़े हुए थे डी के शामी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अतुल गर्ग साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर स्थितियां हैं, समस्या है, लेकिन उससे मुकाबले के लिए बेहतर तैयारी है, और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपदा का सामना अब हम बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। नमस्कार।